वो जो ममता बनर्जी के मैंने बयान की बात की, बल्कि पहले मैं चलता हूँ इकबाल ममदानी साहब के। इकबाल जी, जो पूरा का पूरा एक सीन है, अभी ताजा सीन क्या है, हादसा जो सुबह हुआ, जो सूचना आई उसने स्तब्ध किया महाराष्ट्र को। देश में जो इस उनसे जुड़े लोग, राजनीतिज्ञ और पूरा दुनिया में जो उनके फॉलोअर्स रहे हैं, सब जगह था। ताजा क्या है, कल की सूचना है, कल उनको उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जो एकदम ताजा अपडेट हो, अभी भी आपके पास हो, जो अभी तक हम दिन सुबह से चल रहा है, सारे मीडिया पर इसकी चर्चा इसी की है, तो पहले मैं चाहूंगा उस पर, फिर मैं आगे बात करता हूँ। पहले आप एक अपडेट दीजिएगा इकबाल जी। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के लिए खास करके बहुत ही दुखद घटना है, देश भर के लिए तो है ही। लेकिन महाराष्ट्र की अगर राजनीति की बात करूं तो एक ऐसे नेता जो वाकई में ग्रास रूट लेवल पे जुड़े हुए थे, लोगों से जुड़े हुए थे। हालांकि अभी जो सरकार है उसके अंदर मैं ये भी कह सकता हूं कि उनका तजुर्बा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से ज्यादा है राजनीतिक दौर पर अगर मैं देखूं। और जो पकड़ जमीनी हकीकत की अगर बात करूं तो वाकई में जहां ये माना जाता था कि जब अजीत दादा पवार आए थे तो पवार की विरासत को लेकर के आए थे, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करके उन्होंने ये साफ किया कि वो विरासत के साथ में अपने चाचा की तरह जो है काम जानते भी है, काम करना भी जानते हैं। जिन चीजों को लेकर के लगातार वो पब्लिक के बीच में जाया करते थे। शरद पवार की एक बात बड़ी मशहूर है कि जब वो बारामती जाते हैं तो वहाँ सभी लोगों को ज्यादातर नाम से पुकारते हैं। उसी तरह अजीत दादा पवार अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के हमेशा नाम से और एक पहचान से पुकारते थे और कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़े रहते थे। यही एक कारण है, आपने देखा होगा कि जब गठबंधन भी हुआ था बीजेपी के साथ के अंदर, तो जब नवाब मलिक को लेकर के बात आई थी तो वो उनके साथ खड़े हुए थे। दूसरी बड़ी बात, बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुस्लिम प्रश्नों को लेकर के बात की जाए या किसी भी ह्यूमैनिटी एंगल को लेकर के बात की जाए, अजीत दादा पवार हमेशा से ही उन सारी ही चीजों का विरोध करते थे जो उनको लगता था कि वो गलत है। आज जो सुबह घटना हुई है उसके अंदर अब जो परिवार उनका था वो दिल्ली था। दिल्ली से सुप्रिया सुले, उनकी पत्नी, उनका अजीत दादा पवार का बेटा जो है वो इस वक्त बारामती पहुंच चुके हैं। और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन माना जा रहा है कि चूंकि पवार फैमिली से उनके बहुत करीबी ताल्लुकात है, दूसरा अजीत पवार जो है उनके साथ थे, तो इन सारी ही चीजों को लेकर के माना जाता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं, देखिए अजीत दादा पवार एक ऐसा चेहरा था इस पार्टी का कि जिसके हटने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कमान किसी और नेता के अंदर जा सकती है। अगर इसको कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ शरद पवार जो है वो कमांडिंग कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के लगातार सवाल जो है वो खड़े होना शुरू हो गए कि आखिरकार क्या होगा। हालांकि देखिए, ममता बनर्जी की जो आपने बात की, उन्होंने डेप्थ में इंक्वायरी की बात की है, उनसे मैं कहा आगे उन्होंने। आगे उस पर चर्चा करता हूँ। अच्छा, मैंने कहा एक अपडेट लूं, मैं अगला करता हूँ, माफी। मैं आपसे हाँ, आपसे बहुत तो कुछ पूछूंगा। मैं इससे इससे पहले आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र के अंदर अब उथल पुथल जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि अजीत दादा पवार के बाद में आखिरकार राजनीति क्या क्या बदलाव आएगा। कुछ लोगों का मानना है कि कई ऐसे नेता जो है वो टूट करके बीजेपी में जा सकते हैं, कुछ का कहना है कि वो एनसीपी में लौट कर आ सकते हैं, कुछ का कहना है कि बेटों के अंदर उनके जो जय और पार्थ है उसके अंदर भी इतनी सलाहियत नहीं है, वो बिल्कुल नए हैं। तो उनकी पत्नी को जो है वो कमांडिंग दी जा सकती है और शरद पवार जो है अपने हिसाब से सारी चीजें चला सकते हैं। तो यानी कि पहली बार ऐसा होगा महाराष्ट्र के अंदर, अगर ये बात सही होती है तो सुप्रिया सुले एक तरफ एनसीपी पार्टी को चलाएगी, दूसरी तरफ अजीत दादा पवार की जो पत्नी है वो एक तरफ ये सारी चीजें चलाएगी। तो इस एंगल से भी सारी चीजें राजनीति का तौर पर देखा जाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो ये होगी कि अगर पार्टी को एकत्रित रखना है तो क्या स्टैंड लेना है, क्या चीजें हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो मुझे लग रहा है कि उनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री की जो है जिम्मेदारी दी जाए और वो हैंडल कर सके। तो उन सभी चीजों को लेकर के बीजेपी अपनी एक बड़ी पार्टी होने के नाते क्या क्या भूमिका निभाती है। लेकिन संजीव जी, एक बात बहुत साफ है कि इस हादसे के बाद जो सबसे ज्यादा चीजें हुई है वो खुद देवेंद्र फडणवीस के लिए मुझे लगता है काफी बड़ा मामला रहा होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार के जो है ना काफी बेहतर और काफी बढ़िया रिलेशन थे। उनके जो इक्वेशन थे वो इस तरह के थे कि वो जो चाहे एक दूसरे के इशारे से कर सकते थे। आपने और हमने देखा है लगातार कि पहली बार भी जब आधी रात को सरकार बनाई गई थी तब अजीत दादा पवार ही थे जो उनके साथ खड़े थे। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के लगातार जो झटका बैठेगा मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा बैठेगा देवेंद्र फडणवीस को। क्योंकि ठीक। जिस तरीके से महानगर पालिका के इलेक्शन हुए हैं उसमें एकनाथ शिंदे की जो भूमिका है,
तो अगर अजीत दादा पवार के जाने के बाद अगर एनसीपी के अंदर कोई 19-20 होती है, तो सबसे बड़ा असर मुझे लगता है कि वो पर्सनली देवेंद्र फडणवीस पे पड़ेगा और वो कमजोर होंगे। राइट सर, राइट सर। मैं इकबाल सर आपके पास वापस आके पूछता हूँ, जो भी बिलाल सर कह रहे थे या और भी निकल के आया है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति की बात है, महाराष्ट्र की राजनीति की जो करवट है, वो करवट अब क्या देखते हैं? क्या टूट की संभावनाएं देखते हैं आप? क्या क्या लग क्या रहा है, ज्यादा क्या करवट है? क्योंकि बीजेपी तो और बाकी सभी चाहेंगे कौन कहां कैसे इस एनसीपी में सेंध लगा सकता, वहां सेंधमारी की राजनीति तो पूरी चली चल रही संजीव जी है। इकबाल। देखिए, अभी जो मसला है वो सबसे बड़ा ये है कि आप 2014 से लेकर के अभी तक देखिए, देश में कई नेता जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट में और अलग-अलग तरीके से उनकी मौतें हुई है, सवाल उठते रहे। लेकिन 2014 गोपीनाथ मुंडे से लेकर के अजीत दादा पवार, लोहिया, सीडीएस, ये जितनी मौतें आप देखोगे तो इसमें सीधे-सीधे इस मौत के कुछ ही मिनटों या कुछ घंटों के बाद सीधे सवाल उठ कर के ये खड़े हो गए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, ये कराया गया है। ये पिछले 77 सालों से ज़्यादा के 75 सालों से ज़्यादा के इतिहास में कभी आपने नहीं देखा होगा। यानी कि जो आम लोग हैं, उसके अंदर एक सोशल मीडिया का दौर है, वो तुरंत जो है वो सारी चीज़ें फटफट फटफट आप देखिए। आज अजीत दादा पवार के बारे में मैं कहूँ कि अभी तो खबर आई भी नहीं थी कि 15 मिनट के अंदर सोशल मीडिया जो है वो भरमार उसकी लग गई कि इसके अंदर पूरी तरीके से मामला संज्ञान में। तो ये जो तरीका है वो घबराहट है उसकी। देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत दादा पवार नाखुश थे, देखिए ये मैं भी जानता हूँ कि अजीत दादा पवार पूरे दिल से बीजेपी के साथ नहीं थे। जब अजीत दादा पवार को कुछ करीबी लोगों ने उनका तो ये था पूछा कि उनके था ऊपर तो जो 85,000 करोड़ का घोटाला और बाकी नहीं, वो सब उन 85,000 करोड़ से ज्यादा जो उनकी 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी, उसके बाद में उनके बच्चों पे जब बात आने लग गई थी, तब वो मजबूरी में गए थे। और आपने देखा होगा अभी जो महानगर पालिका और पालिका के चुनाव चल रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर 70,000 करोड़ का आरोप लगा था, लेकिन मैं सत्ता में हूँ। तो ये भी एक साफ संकेत हुआ। दूसरा जो उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी के अंदर कितना बड़ा करप्शन है, उसके सारे सबूत मेरे पास है। उन सारी ही चीजों को जोड़ करके लगातार देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि 2014 के बाद जैसे जस्टिस लोहिया, गोपीनाथ मुंडे, अजीत दादा पवार, ऐसे सब की जिस तरीके से शक की सुई घूमना शुरू हुई है, तो ये संदेह पूरी तरीके से है, कुछ ना कुछ तो है जिसको लेकर के इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जांच की बातें जो है कई बार की गई है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर हम बात करें 30 सेकंड की, जो पिछले साल ही हुआ था, हमको याद है अहमदाबाद प्लेन क्रैश के अंदर, उसके अंदर देखिए अमेरिका की एक है फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी, एफएएस के नाम ने, अमेरिका एविएशन सेफ्टी ग्रुप ने अमेरिका संसद में एक रिपोर्ट जमा की है इसी महीने की 12 तारीख की, जिसमें ये कहा गया है कि विमान पहले से ही तकनीकी और सिस्टम संबंधी खराबियों से जूझ रहा था। इलेक्ट्रिक सिस्टम, सॉफ्टवेयर, वायरिंग और पावर सप्लाई जैसी समस्या। हमारे यहाँ पर उसकी जांच को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया। तो आप देखिए विदेशों में ये सारी चीजें खुल करके आ रही है, यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं आ रही। आपने जिस तरह कहा कि 2023 की अंदर इसी कंपनी की, इसी एयरलाइंस के जरिए एक हादसा हुआ था जिसके अंदर लोग बाल बाल बच गए थे, 3 साल हो गया, अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो ऐसी अनगिनत रिपोर्ट जो है चॉपर्स को लेकर के हमने देखा है कई बार लैंडिंग होती है, तो उसको लेकर के सिर्फ जांच की बातें की जाती है, जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है। अभी हाल फिलहाल में इतना बड़ा तमाशा हुआ था जिसको लेकर के मेरे ख्याल से कुछ जो लोगों ने, 3 लाख लोगों ने उसका खामियाजा भुगता था, जिसकी कीमत जो है पर हेड अगर कैलकुलेशन करोगे तो 700 रुपये के हिसाब से इंडिगो को चार्ज मारा है उन्होंने। जुर्माना भी है। 32 करोड़ रुपया, मतलब 700 रुपया एक आदमी को जो है वो उसके हिस्से में अगर मैं 3 लाख से 32 करोड़ को डिवाइड कर दूं तो 700 रुपया आता है। उससे ज्यादा पैसा खर्च करके लोगों ने टिकट खरीद ली, उनका आना जाना वो सारी चीजें हो गई। तो ये सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। अब रही बात तो महाराष्ट्र के अंदर, आपने जिस तरीके से कहा कि क्या लगता है, देखिए अ, सच्चाई ये है कि अभी से ही ये कयास लगने शुरू हो गए कि लगातार कोशिश की जाएगी एनसीपी को तोड़ने के लिए। कई लोगों की फाइल्स अभी भी ईडी और उसके पास अटकी हुई है। और अजीत दादा पवार एक ऐसे लीडर थे जो न चाहते हुए सभी को बांध करके रखते थे, और उनके पास वो पावर था कि चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो, उससे कैसे बात करना, सीधी तौर पर वो सीधे तरीके से बात करना जानते थे और वो डराना भी जानते थे।
ये जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल शरद पवार की उम्र के हिसाब से वो चीज़ें मुश्किल है। तो इसके लिए अब प्रफुल्ल पटेल हो, दिलीप वलसे पाटिल हो, ऐसे जो लीडर्स हैं या छगन भुजबल हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनके पास वो दमखम अब मौजूद है इन चीज़ों को लेकर के वो पूरी तरीके से बाहर आ पाएँगे। अजीत दादा पवार की क्वालिटी ये थी कि जब वो राजनीति में आए थे, तो शरद पवार उनके साथ थे और जब शरद पवार कांग्रेस से अलग होने का सोच रहे थे, जब बारामती में पीए संगमा और तारिक अनवर जब बैठे थे, तो शरद पवार ने पूछा था कि ऐसे-ऐसे हालात है, क्या करना चाहिए? तब अजीत दादा पवार ने कहा था कि काका आपको हो जाइए, अपनी अलग हो पार्टी जाइए। अलग बनानी चाहिए, जिसको लेकर के एनसीपी का गठन किया गया था और शरद पवार जो है वो दिल्ली की राजनीति संभालते थे और अजीत दादा पवार को सारे ही महाराष्ट्र की ज़िम्मेदारी दी गई थी। जिस तरीके से एनसीपी के अंदर कोई भी एक प्लान बनाया जाता था, उसको इम्प्लीमेंट करने का जो पावर जो था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अजीत दादा पवार को था। यही एक कारण था कि अजीत दादा पवार ने अपनी ज़मीनी पकड़ बहुत बढ़िया बना के रखी थी और इसी को लेकर के लगातार चीज़ें चल रही थी। अब बस हालाँकि इस पूरे संभालना मामले के अंदर संभालना संभालने की दायित्व, संभालने की ज़िम्मेदारी, बस बस ये थोड़ा कठिन और दौर अभी है। अभी जो हालात मुझे लग रहा है, वो ये लग रहा है संजीव जी कि शरद पवार की मध्यस्थता होगी और शरद पवार चाहेंगे कि किसी तरीके से भी ये पार्टी न टूटे, एक रहे क्योंकि 41 विधायक उनके पास और शरद पवार के पास भी एक बड़ी टीम है। और अगर शरद पवार फिलहाल अगर ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये पार्टी जो है मर्ज हो, जो कि होने की उम्मीदें बताई जा रही थी, अगर मर्ज होती है तो शरद पवार खुद बहुत मुश्किल है कि बीजेपी के साथ चले जाएँ और सत्ता से बाहर रहना इस वक़्त उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर 2 महिलाओं को कमान दी जाएगी। एक शरद पवार गुट को चलाएगी, एक अजीत दादा पवार के गुट को चलाएगी और सत्ता के अंदर रहते हुए सत्ता के साथ में अपने काम भी करा के लेगी और सारी चीज़ों को लेकर के अपनी पार्टी को एक बढ़ावा भी देगी तनवीर। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं वो है और आएगा, कुछ जल्दी सामने आता रहेगा। मैं सुनील सर, जो संसद का सत्र की मैं बात कर रहा था, शुरू हुआ है और हम लगातार देख रहे हैं इश्यूज। मैं बिलाल सब्जवारी साहब कह बिलाल सर, क्या कुछ कहा है? देखिए, जो ममता बनर्जी कह रही है, कुछ वैसी ही बात कही है श्री अ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। सुनिएगा इसको भी। किसी का देहांत हो गया है, किस तरीके से देखते हैं प्लेन क्रैश में? ये बड़ी दुखद घटना है और अजीत पवार एक अभी उनका जो देहांत हुआ, मैं समझूंगा कि प्रीमैच्योर डेथ है और इससे जो काम करने वाला व्यक्ति था उसको इस तरीके से उसका अंत होना, ये हम सभी को आघात कर दिया है और उनके फैमिली मेंबर्स को भी बड़ा दुख पहुंचा है और वो बड़े इसमें हैं, दुखी हैं। सो उनके दुख में हम भी शामिल होते हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना हम कर सकते हैं। प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा है। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू जांच होनी चाहिए, ममता ने। देखिए, जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न अब क्या है, मोरलेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ठीक है, जांच तो होनी ही चाहिए। और देखिए, वो जो कहीं शंकाओं की बात हो रही, देखिए ये वो कह रही है नेहा सिंह राठौर है, वो वही फाइल का स्मरण करा रही कि अभी 2 दिन पहले ही तो अजीत पवार ने कहा था कि मेरे पास सबकी फाइल है। थोड़ा पुराना है वो ट्वीट। लेकिन कुल मिला के देखिए, ये जो शंका है, एक चीज, और दूसरा बिलाल सर, हम ये देखते हैं, मैंने कहा इसी कंपनी का एक जहाज तेविस में गिरा था
रिपोर्ट आज तक कंप्लीट नहीं आई। उसमें भी ऐसी कई लोग जो है वो बचे थे, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। और अभी जो कह रहे थे कि अहमदाबाद वाला, कहाँ आ पाती है और क्या उम्मीद पाली जाए? कैसे ये होगा? करते रहिए आप, आशंका जताइए, शंका व्यक्त कीजिए, लेकिन कहीं वो जो चाहिए वो होता नहीं है। ये डीजीसीए है, बातें बड़ी बड़ी हैं, सरकार की ओर से होता है। आज पहुंचे हुए हैं वो जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, और टीडीपी तो बड़ी अच्छी मित्र रही है। एक अलग उनका शरद पवार साहब के साथ रहा है, दुखद क्षण है बहुत। पूरा देश स्तब्ध भी है और दुखी भी है, और है घटनाक्रम ऐसा। क्या उम्मीद बेकार है? हम नहीं कर सकते उम्मीद की। और फिर इसमें ये जो शंकाएं हैं, ये गैर वाजिब तो कहीं दिखती नहीं है। कहीं ना कहीं आप अगर दूध का दूध पानी का पानी करिएगा तो चीजें होती चली जाएंगी स्पष्ट। बिलाल साहब, देखिए संजीव जी, ये बात तो ठीक है कि शंकाएं तो अपनी जगह बनी ही रहती हैं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियों से ये शंकाएं जुड़ती। ममता बनर्जी ने जिस तरह से इस पर एक बयान दिया, उसने इस मुद्दे पर एक संदेह की खिड़की तो खोली। लेकिन हमें यहाँ भी समझने की जरूरत है कि ममता बनर्जी के साथ आप पार्टी के नेताओं ने भी जांच की मांग की है, कांग्रेस पार्टी ने भी जांच की मांग की है, फारूक अब्दुल्ला ने भी जांच की मांग की। हालांकि ममता बनर्जी का बयान और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में थोड़ा डिफरेंस है। खड़गे साहब बहुत ही सॉफ्ट टोन में जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने उसके अंदर एक संदेह की खिड़की खोलकर एक पॉलिटिकल एंगल एस्टेब्लिश कर दिया है। दरअसल बंगाल के अंदर जिस तरह से ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से जूझ रही हैं, वो इस और मौजूदा जो बजट सत्र है उसमें इसका एक हो सकता है कि एडवांटेज लेना चाह रही हो, सरकार पर दबाव बनाना चाह रही हो, इस मुद्दे को सेंसिटाइज करना चाह रही हो। और इसीलिए उन्होंने विपक्ष नेताओं की जो वीआईपी पर्सनैलिटीज हैं उनकी बात को छेड़कर विपक्ष को भी अपने साथ लाने की कोशिश की, ताकि इसको वो पूरा एडवांटेज ले सके। जांच तो होती है ऐसे विषयों, और बजट सत्र में इसको एक प्रेशर के रूप में एस्टेब्लिश कर सके। क्योंकि एसआईआर पर जो इस तरह से उनमें और भारतीय जनता पार्टी में 36 का आंकड़ा है, वो अपनी जगह है। लेकिन जब साजिश की बात आती है तो संजीव जी, ऐसी कोई साजिश मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं देखता जैसे कोई मुसाद ईरान के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ या जर्नल्स के खिलाफ करता है इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारे पास फाइल है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते। इसमें आप ये देखिए कि शरद पवार जो मौन है, वो उनका क्या अप्रोच होगा, वो किस तरह से इस इशू को टेकअप करते हैं, वो उनका बोलना किस एंगल पर होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग बोल रहे हैं, नो डाउट उसका अपना अपनी प्रासंगिकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं प्रासंगिक इसमें शरद पवार को मानता हूं कि वो इस इशू को किस तरह से टेकअप करते हैं। क्या वो भी इस पूरे विषय को एक संदेह के घेरे से ही देखते हैं? क्या उनके बोलने से भी कोई ऐसा चीज उत्पन्न हो जाए जो ममता बनर्जी के नैरेटिव को एस्टेब्लिश करे, या फिर शरद पवार इसमें कोई बीच की लाइन लेते हैं या इस मामले को पूरी तरह दबाते? राजनीति अपनी जगह है, और अजित पवार के जाने के बाद उनकी पार्टी का क्या भविष्य होगा, ये अपना अपना एक अलग विषय है। रहा था डीजीसीए का सवाल, तो डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इनको टेक्निकल इश्यूज पर जांच जरूर करवाएगा अपनी निगरानी में। और देखिए, जहां तक प्लेन क्रैश का मामला हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी बात हो या डोमेस्टिक इश्यूज से जुड़ा हुआ इशू हो, ये इस तरह के हादसे होते रहते हैं। बहुत सारे हादसों का जिक्र आपने भी किया। हमारे यहाँ जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए MiG-25 हुआ करता था, कितने क्रैश हुआ करता है, जिसे उड़ता ताबूत भी बोला करता। तो बहुत सारे इश्यूज पर वो टेक्निकल इश्यूज पर जाता है, कहीं वो पायलट के एरर्स पर जाता है। तो इन्हीं दोनों चीजों में उलझ कर रह जाती है चीजें। इसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप हमेशा से रहे इन इश्यूज पर, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर मौजूदा सरकार दबाना चाहे तो दबा भी सकती है, लेकिन एक समय पे आने पर चीजें खुलती भी है। तो संदेह तो हमेशा से रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने उसकी शुरुआत कर दी। अब रहा सवाल उनकी पार्टी की लेगेसी का, तो यकीनन एनसीपी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि अब उसमें कोई आइडियोलॉजिकल मैं कोई आउटलुक नहीं देखता। वो कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है उस पॉलिटिक्स का। एक टेक्निकल, एक आइडियोलॉजिकल फैक्टर जरूर जुड़ा हुआ है,
लेकिन आइडियोलॉजी इन प्रिंसिपल महाराष्ट्र में मेरे को कुछ ऐसी चीज नहीं नजर आती। जो लोग सेकुलर हैं भी, वो भी इनडायरेक्टली उन राइट विंग फोर्सेस से मिले रहते हैं, लेकिन टेक्निकली सेकुलर होते हैं। और जो टेक्निकल होके मिले रहते हैं, डिस्टेंस जरूर रखते हैं, लेकिन सब हम सेकुलर हैं और हम मिले हुए जरूर, लेकिन आइडियोलॉजी की अलग है। तो वहां बेसिकली कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका पॉलिटिक्स का। सारा खेल महाराष्ट्र की राजनीति में पैसे का, पावर का गेम है, मनी गेम है। उसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में ये सब घटने को देखने को हमें मिल रहा है। तो यही सब चीजें, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, उन संदेहों को बढ़ाती भी है जिनकी तरफ ममता बनर्जी ने इशारा किया है। उसमें ममता बनर्जी की अपनी पार्टी पॉलिटिक्स भी है। इसी वजह से शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसमें अपने आप को डिस्टेंस रखते हुए जांच की मांग कर दी है। पवार साहब को मैं आज जो उनकी एज है, मैं ऐसा नहीं देखता कि वो अब इस एनसीपी के भविष्य को बहुत लॉन्ग टर्म सिक्योर कर पाएंगे। यकीनन कोई नया फेस उभर के आएगा। पार्टी में क्या बिखराव होंगे, कौन कहाँ टूट के जाता है, मनी पावर गेम रहे सारा का सारा। आने वाले समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेती है, लेकिन इस तरह के हादसे अक्सर परिवारों में जो टूट होती है उसको एकजुट जरूर कर देते हैं। अब क्या ये एकजुटता पवार परिवार को एक स्ट्रेंथन करेगी? पवार परिवार से कोई अपनी रिवाइवल देखता है? मैं कॉर्पोरेट की दुनिया में इसकी संभावना कम देखता हूँ। तो अभिभाषण पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन क्या है? जो मैंने पूछा, सम अप एक नोट होगा आपका कि यही है कि जो हमको करना है वो कर लें, और ये हल्ला गुल्ला और इस तरीके के इश्यूज खड़े करके जो मूल विषय है उसको टाल दीजिए और हो जाएगा, निकल जाएगा ये सत्र। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं संजीव जी। और सुनील शुक्ला जी ने भी बिल्कुल सही दिशा में बातों को रखा है। फैक्ट तो यही है, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण में तो जो उसका जो दृष्टिकोण होता है वो ये होता है कि सरकार की नीति का जो दिशा होती है उसको वो उसमें उसकी अभिव्यक्ति की झलक नजर आती है, और उसमें विपक्ष के जो मुद्दे होते हैं उसमें उसकी समावेशिता होती है, ताकि फ्लोर मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। सरकार और विपक्ष में तो कोई संवाद ही नहीं है पिछले 10 सालों से। फ्लोर मैनेजमेंट जैसी चीज बची है कि आप लगता है आपको? अब तो लंबा आपका अनुभव। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो सरकार में और विपक्ष में तो कोई संवाद ही नहीं है, और अगर संवाद होता तो उसकी अभिव्यक्ति भाषण में नजर भी आती है कि विपक्ष के जो ग्रीवेंसेस हैं देश को लेकर, राष्ट्र को लेकर, सरकार को लेकर, जनता को लेकर उसकी समावेशिता उसमें नजर आती है। टकराव की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इस टकराव की स्थिति में जो पार्लियामेंट की जो गरिमा है वो दांव पे लगी हुई है, लोकतंत्र की दांव पे लगी हुई है। जो चर्चाएं हैं वो मुद्दों पर जिस तरह से देश के अंदर हुआ करती थी, अब वो चर्चाएं देखने को नहीं मिल रही। सरकार अपनी टर्म्स पर चर्चा चाहती है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर ही जो विपक्ष के नोटिस है उनको स्वीकार करना चाहती है। तो विपक्ष इसीलिए हो हल्ला करता है, सदन में हंगामा होता है, एडजॉर्नमेंट नोटिस आते हैं, एडजॉर्न होते हैं, सत्र एक तरह से जो जनता के पैसे से चलता है उसका हास होता है। चाहे वो असम का मसला हो, पश्चिम बंगाल का मसला, उत्तर प्रदेश का मसला हो, जो SIR के मुद्दे जो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं, और मनरेगा जो जी राम जी का इशू है जिसको ऑफिशियल कांग्रेस टेकअप करना चाहती है, क्या उस पर आपको लगता है सरकार एक शांतिपूर्ण माहौल में चर्चा करा लेगी? ऐसी तो उम्मीद विपक्ष को भी नहीं है। क्यों उसको तो लेके कह दिया जी राम जी को, नहीं जी राम जी को तो कह दिया हम बैकफुट पे नहीं जाएंगे, अब आ चुके, आगे आ चुके, अब पीछे थोड़ी लौटेंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया, क्लियर है। जो अभी का प्रस्ताव कहाँ मान रहे हैं, पेपर का कोई प्रस्ताव नहीं। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ। अब रहा UGC के इश्यूज, तो UGC के इशू तो बेसिकली पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए एस्टेब्लिश किए गए। एक तरफ वो सनातन की राजनीति भी करना चाहती है, दूसरी तरफ UGC के अंदर जो इक्विटी वाला एक OBC का दायरा बढ़ा के जोड़ा गया, उसमें पिछड़ों को भी अपने पक्ष में पोलराइज कराना चाहती है। तो एक ही पार्टी के अंदर वो दो ध्रुव बना के रखना चाहती है कि सनातन की राजनीति भी जाए और जातीय जनगणना से पहले एक माहौल बना दिया जाए और होमवर्क कर लिया जाए, आने वाले चुनाव में OBC का नैरेटिव भी अपनी जेब में रख लिया जाए। पीछे जो अगड़े हैं सौड़े वो हैं कितने प्रतिशत, जाएंगे कहाँ? क्योंकि उनको तो राम मंदिर दे दिया। धन की राजनीति से वो हमसे इतने सीमेंटेड हो चुके हैं कि उनके पास कोई विकल्प ही छोड़ा।
साथ ही साथ हमने उनको कांग्रेस का विरोधी पहले ही बना दिया, क्योंकि कांग्रेस में हमने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगा रखा है और उनको अल्पसंख्यक विरोधी पहले ही बना रखा है। तो उन्होंने पॉलिटिक्स को डिजाइन ही ऐसा किया है कि जो विकल्प है वो उन्हीं के पत्तों पर चलेगा नैरेटिव, आप कितना भी शोर मचाते रहिए। तो हाँ, ये एक बात जरूर है कि विपक्ष के पास इन परिस्थितियों में जो विदेश नीति को लेकर जो पूरा हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो देश के अंदर माहौल बना है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था का एक ढांचा बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, देश की संप्रभुता, खास तौर से ट्रंप के जो हमले हैं देश के प्रधानमंत्री पर, उसकी जवाबदेही ना होना, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव जरूर है विपक्ष के पास, जिसको वो पुरजोर तरीके से उठाएगा और इस पे सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इस पर सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है ये देखना बाकी है। कुल मिलाकर तो सरकार ने हर एतबार से विपक्ष को एक कटघरे में लाके खड़ा कर रखा और इस तरह से विपक्ष को ट्रीट कर रही है जैसे कि वो लोकतंत्र में कोई अपराधी है, कोई दोषी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए